इम्बाइब अचीव सीबीएसई क्लास 9th एंड 10th। दिस इज योर मैथमेटिक्स एक्सपर्ट सुरभि गंगवार और आज हम करने वाले हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल का लेक्चर नंबर 1। तो मेरे जितने भी 9th क्लास के बच्चे हैं ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन इन क्लास 10th ऑल्सो आपको कई जगह पे कॉन्ग्रुएंसी का यूज़ करने को मिलता है, लाइक इन सर्कल चैप्टर है ना। कई सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें आपको कॉन्ग्रुएंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो जल्दी से आ जाओ सारे बच्चे और अपने दोस्तों के साथ भी इस सेशन को शेयर कर दो। दूसरी बात, अगर टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लो। तीसरी बात, इम्बाइब की ऐप अगर अभी तक डाउनलोड नहीं की है तो दैट इज कंप्लीटली फ्री एंड सारा कंटेंट उस प्लेटफॉर्म पे कंप्लीटली फ्री एक्सेसिबल है। कोई भी बच्चा बहुत अच्छे से टेस्ट दे सकता है, वहां पे अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट भी देख सकता है। तो जल्दी से फ्री कंटेंट, कई सारी बुक्स के सोल्यूशन भी अवेलेबल है, तो इम्बाइब की ऐप जरूर डाउनलोड कर लो। ओके, सो विद दिस लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्राइंगल। तो आप लोग मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया दो चैट बॉक्स में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्राइंगल। एक्चुअल में क्या मतलब है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्राइंगल का। अब तक हमने सिर्फ ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि उसके तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर टू ऑपोजिट एंगल्स के इक्वल होता है। इसके अलावा हमने और कुछ पढ़ा था कि दो फिगर्स के बारे में कॉन्ग्रुएंसी नहीं पढ़ा। तो अभी मैं आपको बहुत अच्छे से कराने वाली हूं, मतलब अगर अभी आज आप पढ़ लोगे तो आपकी जितनी भी बुक्स हैं आप उनके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। विद दिस लेट्स कम टू द पॉइंट। आज हम लोग क्राइटेरिया ऑफ द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल करेंगे, उस पे बेस्ड इजी से 2-4 क्वेश्चन करेंगे, है ना। अपकमिंग सेशंस में मैं आपको खूब सारे क्वेश्चंस करवाऊंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंट्रोडक्शन को समझना, क्योंकि अगर आपको एक बार उसका मतलब समझ में आ गया ना तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक हो जाएगा कि एक्चुअल में आपको करना क्या है जब भी कोई क्वेश्चन देखोगे। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं सबसे पहले ये समझते हैं। टू बी इक्वल इन ऑल एक्सपेक्ट। अगर मैं कहूं दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ट्राइंगल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट एनी फिगर। अगर मैं किसी भी दो फिगर्स की बात करूं वो कॉन्ग्रुएंट हैं, दैट मीन्स कि वो हर तरह से हर एक एस्पेक्ट में सेम है, इक्वल है, ठीक है। फिगर्स हु शेप एंड साइज बोथ आर द सेम, जिनकी शेप और साइज दोनों सेम होता है ना। शेप भी सेम और साइज भी सेम, दोनों बिल्कुल एक जैसे, है ना। Those figures are called as the congruent figure। यहाँ पे देखो ये आइसक्रीम वाला जो हमारा बनाने का मशीन है ना, इसमें आइसक्रीम्स डाल दिए तो ये सारे अगर बिल्कुल सेम शेप के होते हैं। जब आप आइसक्रीम्स निकालोगे साइज भी इवन सेम होता है, ठीक है। अच्छा चलो जी, नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। क्या आप मुझे बता सकते हो ये कार सेम कॉन्ग्रुएंट है? कैसे हो सकती है तो सारी कार्स, इनकी शेप भी डिफरेंट है, साइज भी डिफरेंट है, तो दीज आर नॉट द कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। सेम एज थर्ड एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं, ये भी इनका शेप भी डिफरेंट है, साइज भी डिफरेंट है, तो ये भी आपके कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए शेप और साइज दोनों सेम चाहिए। आइस क्यूब्स की हम बात करें तो हमारे पास जो हम लोग घर में अपने रेफ्रिजरेटर में जो आइस जमाते हैं तो उसमें भी ऐसा ही, देखो ऐसा ही होता है ना। क्यूब्स बिल्कुल सेम शेप और सेम साइज के निकलते हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम कुछ तो आइस क्यूब्स ब्रेक हो जाते हैं, कॉर्नर से टूट गया है ना, वो हम नहीं ले रहे हैं। हम तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट कंसीडर कर रहे हैं ना। मतलब जब हम इस होल्डर में पानी को डाल के रेफ्रिजरेटर में रखते हैं फ्रीज होने के लिए, तो जब बाहर निकलता है तो इनकी शेप्स और साइज भी सेम रहता है अगर हम एक लेवल तक पानी को डालें तो, ठीक है। तो इनको हम कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के, आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना। आगे बढ़ते हैं। एक बहुत बड़ी सोसाइटी है जिसमें एक जैसे बिल्कुल सेम शेप और सेम साइज के घर बने हुए हैं, तो वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंसी के लिए इंपॉर्टेंट इज दिस कि उनका शेप और साइज दोनों सेम होना चाहिए, बाकी मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हाँ, कुछ बच्चे कहेंगे मैम इसको एक तरफ से ब्रेक कर दो, तो फिर थोड़ी होगा बेटा, वो तो सेकंड कंडीशन है, वो तो आप अपने आप जानबूझ के कर रहे हो, है ना। जो स्टैंडर्ड कंडीशन है दैट इज इनका शेप और साइज सेम है, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं इसी के साथ साथ। तो अभी क्या कहता है 2D शेप्स की अगर हम बात करें सिंपल, अभी तो मैंने तुमको कुछ 3D एग्जांपल्स भी दिए, तो अभी कहता है शेप में बी लेबल टू द इंडिकेट कॉन्ग्रुएंसी। अगर हम बात करें कि जो हमारे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं, तो अगर मैं उनकी शेप की बात करूं, देखिए यहाँ पे देखिए ये 2D फिगर्स की बात करती हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये मैंने एक स्क्वायर ले रखा है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, ये एक दूसरी शेप ले रखी है, ये एक तीसरी शेप ले रखी है, तो हमारे पास ये 4 शेप्स है एक्चुअल में। अब ये वाली शेप और ये वाली शेप
कॉन्ग्रुएंस है या नहीं है, कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि इनका साइज और शेप कैसा है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो लेट सपोज ये एक रेक्टेंगल है, तो अगर इसकी ये साइड इसके इक्वल है, इसकी ये साइड इसके इक्वल है, अगर इसी साइज का, क्योंकि एंगल्स तो 90 होंगे ही होंगे, रेक्टेंगल है तो इसी साइज का, इसी की साइड्स के इक्वल साइड्स का मैं दूसरा रेक्टेंगल अगर बनाऊंगी तो वो कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, सेम एज राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूं तो एंगल तो 90 डिग्री होगा, साथ साथ इसके ये एंगल इसके इक्वल हो, इसका ये एंगल इसके इक्वल हो, है ना। दूसरी चीज कि इसकी साइड्स भी विथ करस्पॉन्ड ट्राइंगल्स इक्वल होनी चाहिए, मतलब दूसरे ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में जो साइड्स इसकी आ रही हैं, ये वाली साइड इसकी इस वाली साइड के इक्वल आ रही है, ये वाली साइड इसकी इस साइड के इक्वल आ रही है, ये वाली साइड इसकी इस साइड के इक्वल आ रही है। ये एंगल तो 90 है ही है, ये एंगल इसके इस एंगल के इक्वल आ रहा है और ये एंगल इसके इस एंगल के इक्वल आ रहा है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सेम एज इस शेप की भी बात कर सकते हो, साइड्स इक्वल, सर्कल की बात कर सकते हो। इन केस ऑफ सर्कल ओनली वन थिंग मैटर्स, दैट इज द रेडियस। अगर दोनों की रेडियस सेम है तो दोनों सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसको अब मैं आपको और अच्छे से बताने वाली हूँ। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए शेप और साइज दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। बस ये बात अगर आप अपने दिमाग में रख लोगे ना तो कॉन्ग्रुएंसी आपकी चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ साथ टू सर्कल्स की कॉन्ग्रुएंसी के बारे में जानते हैं। ठीक है, दो सर्कल्स सबसे ज्यादा इजी होते हैं कॉन्ग्रुएंट समझना। क्यों? क्योंकि अगर तुमको दो सर्कल्स चाहिए तो उनके लिए मैंडेटरी कंडीशन क्या है? शेप तो सर्कल है ही है, एक सर्कल तो दूसरा सर्कल। साइज क्या होगा? साइज मैटर करता है उनकी रेडियस पे। तो अगर आप दो सर्कल की कॉन्ग्रुएंसी को डील कर रहे हो तो ओनली वन थिंग यू हैव टू चेक दैट उनका रेडियस सेम होना चाहिए। ठीक है, इन केस ऑफ ट्राइंगल देयर आर वेरियस पैरामीटर्स इन्वॉल्व, दैट इज एंगल्स ऑल्सो, एंड क्वाड्रिलेटरल में भी एंगल्स इन्वॉल्व होते हैं, बट इन केस ऑफ सर्कल ओनली वन पैरामीटर इन्वॉल्व, दैट इज द रेडियस, क्योंकि दोनों सर्कल्स हैं। तो अभी कहते हैं कि अगर सुजन है वो एक बैंगल्स, पेयर ऑफ बैंगल्स परचेस करना चाहती है अपनी मम्मी के लिए, तो अभी क्या चाहती है कि उसको सेम साइज का चाहिए। भाई मम्मी उसकी वही साइज तो पहनेगी, तो वो क्या करती है कि पुराना एक बैंगल उनका ले लेती है और जो नया बैंगल खरीदेगी वो उसके ऊपर सुपर इम्पोज करा के देख लेगी। अगर वो बिल्कुल कवर हो जाएगा तो समझेगी साइज सेम है ना। तो न्यू सेट ऑफ द बैंगल्स दैट शी इज लुकिंग फॉर, तो कह रही है मदर्स ओल्ड बैंगल्स लेके जाएगी, उसके ऊपर सुपर इम्पोज करा के देखेगी। ठीक है, टू शेप्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एंड ओनली इफ दे आर इक्वल इन ऑल एस्पेक्ट्स, सारे एस्पेक्ट्स में सेम होना चाहिए। तो शेप तो सर्कल हो गई, साइज मैटर करेगा रेडियस पे, रेडियस पे मैटर करेगा, तो ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? सुपर इम्पोज करा के देख लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। टू सर्कल्स विद द सेम सेंटर डू नॉट कोइंसाइड इफ दे आर अ डिफरेंट रेडियस। अभी कोई कहता है कि मैम उनका सेंटर सेम कर लो तो भी वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। अगर मैं दो सर्कल्स ऐसे ले लूं जिनका सेंटर सेम है बट उनका रेडियस डिफरेंट है तो वो सुपर इम्पोज नहीं करेंगे, दैट मीन्स वो दोनों सर्कल्स मेरे कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन, टू सर्कल्स विद द सेम सेंटर कोइंसाइड इफ दे हैव द सेम रेडियस। अगर मैं उनका सेंटर सेम रखूं और उनकी रेडियस भी सेम हो, इन दैट केस दोनों सर्कल कोइंसाइड कर जाएंगे एंड बोथ द सर्कल विल बी द कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ सर्कल्स के लिए ओनली वन थिंग इज इंपॉर्टेंट, दैट उनका रेडियस सेम होना चाहिए। अभी आगे जाके आप एक चैप्टर पढ़ोगे सर्कल्स, उसमें ये बहुत काम आने वाला है। ठीक है, इसीलिए मैं इसको आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ साथ पॉइंट्स टू नोट, सर्कल ऑफ इक्वल रेडियस सुपर इम्पोज एग्जैक्टली ओवर ईच अदर। इक्वल रेडियस के सर्कल एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर जाते हैं। सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियस कोइंसाइड व्हेन द सेंटर इज द सेम, सेम बात कह रहा है, अगर दोनों का सेंटर सेम रखते हैं, ठीक है, और उनकी रेडियस भी इक्वल होती है तो कोइंसाइड कर जाएंगे। सर्कल ऑफ इक्वल रेडियस आर एग्जैक्टली द सेम इन शेप एंड साइज, शेप भी सेम होगा, साइज भी सेम होगा। सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियस आर कॉन्ग्रुएंट, इसीलिए कहते हैं कि इक्वल रेडियस के जो सर्कल्स होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ साथ सर्कल की बात तो अब हमने समझ ली। यहाँ पे एक क्वेश्चन है और आपको इसको सॉल्व करना है। स्टेटमेंट 1 कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ द टू सर्कल आर अनइक्वल देन बोथ सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कहता कि अगर दो सर्कल्स हमने लिए, अगर उनकी रेडियस अनइक्वल है तो क्या वो कॉन्ग्रुएंट होंगे? स्टेटमेंट 2 कह रहा है इफ द टू सर्कल्स कोइंसाइड देन बोथ सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कंसीडरिंग द अबव टू स्टेटमेंट चूज द करेक्ट ऑप्शन। कहता कि इन दोनों स्टेटमेंट को ऑब्जर्व करो और बताओ इनमें से कौन सा सही है। स्टेटमेंट 1 को गौर करते हैं। इफ द रेडियस ऑफ द टू सर्कल आर अनइक्वल, अगर दोनों सर्कल की रेडियस ही इक्वल नहीं हुई तो वो कॉन्ग्रुएंट तो नहीं हो सकते। दैट मीन्स स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स।
स्टेटमेंट 2 पे देखते हैं, इफ टू सर्कल आर कोइंसाइड देन बोथ सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर दो सर्कल कोइंसाइड कर जाते हैं तो दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, बिल्कुल ट्रू। दैट मीन्स स्टेट वन इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो हमारा यहाँ पे आंसर देखो क्या आ रहा है, ऑप्शन से चेक करते हैं, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। सबमिट कर देते हैं, देखिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना। इस तरह के क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू में भी बन सकते हैं, आप इनको इजीली कर सकते हो। एक बार समराइज कर लेते हैं जो अब तक का सोल्यूशन। पहले तो आप देख लो यहाँ पे क्या है ना। सोल्यूशन वैसे तो आपको पता ही है कि इक्वल रेडियस वाले हमारे सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। एक बार समराइज कर लेते हैं जल्दी से। टू शेप्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एंड ओनली इफ दे आर इक्वल इन ऑल एस्पेक्ट। अब तक जो भी पढ़ा है उसमें एक ही बात पढ़ाई है कि दो सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं अगर वो हर एक एस्पेक्ट में बिल्कुल सेम हो, ठीक है। सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियस कोइंसाइड व्हेन देयर सेंटर इज द सेम। अगर रेडियस इक्वल है, सेंटर सेम है, तो वो कोइंसाइड करेंगे, और अगर वो कोइंसाइड करेंगे तो वो दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। सेम शेप भी होगी और इसीलिए वो दोनों सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। ये वाली बात हमने अभी तक पढ़ ली। अब हमारे सिलेबस में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। अब हम वो पढ़ने वाले हैं। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिलीव मी। अगर आप ये चैप्टर नहीं पढ़ोगे तो आपके 9th क्लास के कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको आप कर ही नहीं पाओगे। लेट सपोज इसके बाद क्वाड्रिलेटरल आएगा जो आपको करने में प्रॉब्लम होगा, उसके बाद सर्कल्स आएगा वो आपको करने में प्रॉब्लम होगा। ऑल्दो एक चैप्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल भी है, अगर वो भी करना चाहते हो तो उसको भी करने में प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए ये चैप्टर उन तीनों चैप्टर का रूट है। अगर आपने ये करा तो वो तीनों चैप्टर आपके ईजिली हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, ज्योमेट्री का वेटेज आपके सिलेबस में सबसे ज्यादा है क्लास 9th के लिए, क्योंकि आपके चैप्टर्स भी कई सारे हैं, तो आपको बहुत अच्छे से इस चैप्टर को समझना है। मेरे साथ बने रहिए, आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्राइंगल्स की बात करें तो अब तक जो हमने समझा उसके अकॉर्डिंग दो फिगर्स सेम शेप एंड सेम साइज वाले कॉन्ग्रुएंट होते हैं, है ना, यही समझा। अब अगर मैं दो ट्राइंगल्स की बात करती हूँ तो उनकी शेप किस पे मैटर करेगी और उनका साइज किस पे मैटर करेगा। शेप मैटर करेगी उनके एंगल्स पे, साइज मैटर करेगा उनके साइड्स पे। तो अभी हमें क्या क्या चीजें चेक करनी है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाली हूँ। अगर एबीसी ट्राइंगल पीक्यूआर के कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएं। ए बी पी क्यू के इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे देखो, ए बी जो आपकी साइड है वो आपकी पी क्यू के इक्वल होना चाहिए। आपकी जो साइड ए सी है, बी सी है, वो क्यू आर के इक्वल होनी चाहिए। आपकी साइड जो बी सी है, आप यहाँ पे देखो, आपकी साइड जो बी सी है वो आपकी क्यू आर के इक्वल होनी चाहिए, और आपकी साइड जो पी आर है वो आपकी ए सी के इक्वल होना चाहिए। और दूसरे ट्राइंगल के ऊपर अगर मैं पहला ट्राइंगल सुपर इम्पोज कर रहा हूं तो दूसरा ट्राइंगल छुप जाना चाहिए, ठीक है। और साथ साथ इनके एंगल्स भी करस्पॉन्ड ट्राइंगल के इक्वल होने चाहिए। तो मतलब इसका आर एंगल इसके सी एंगल के इक्वल होना चाहिए, इसका क्यू एंगल इसके बी एंगल के इक्वल होना चाहिए, इसका पी एंगल इसके ए एंगल के इक्वल होना चाहिए। तो अभी ये दोनों ट्राइंगल जो कि एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज ऑलरेडी हैं, आपको एक ही ट्राइंगल दिख रहा है लेकिन एक्चुअल में ये दो ट्राइंगल्स हैं। तो ये दोनों ट्राइंगल्स मेरे कॉन्ग्रुएंट बोले जाएंगे अगर उनकी तीनों साइड्स रिस्पेक्टिव टू द सेकंड ट्राइंगल इज इक्वल एंड उनके तीनों एंगल्स रिस्पेक्टिव टू द अदर ट्राइंगल्स आर इक्वल। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम आ गई कि 6 चीजें चेक करनी पड़ेंगी। उसकी भी ट्रिक अभी मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम तो अभी हमें पता पड़ा कि इफ टू ट्राइंगल्स आर एग्जैक्टली सुपर इम्पोजिंग ओवर ईच अदर और कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर देन 3 sides and 3 angles of the first triangle will be equals to the corresponding 3 sides and the 3 angles of the second triangle। वही बात जो मैंने बताई कि अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं और वो एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रहे हैं, दैट मीन्स पहले ट्राइंगल की 3 साइड और तीनों एंगल दूसरे ट्राइंगल की 3 साइड और तीनों एंगल्स के इक्वल होने चाहिए, ठीक है। चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। तो अभी क्या कहता है कि अगर ट्राइंगल ए बी सी पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है तो वही वाली बात कि उनके तीनों एंगल दूसरे ट्राइंगल के तीनों एंगल्स के इक्वल हो, तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड्स के इक्वल हो, जो कि आपको हमेशा पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ट्राइंगल्स के केस में काफी सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, टोटल 6 थिंग्स। इन केस ऑफ सर्कल ओनली रेडियस इज इन्वॉल्व, तो इसीलिए रेडियस मैच करा ली, बट ट्राइंगल्स के केस में हमारे पास कई सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, अभी सेकेंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के लिए मैंने ये पार्ट रखा है। द कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू।
इसका उल्टा भी ट्रू होता है। क्या कहता है? इफ that is if three sides and three angles of a triangle are equal to the corresponding three sides and the three angles of the other triangle, then the two triangles will be congruent. और अगर congruent है तो उनकी तीनों sides और तीनों angles equal होंगे, और अगर तीनों sides और तीनों angles equal है तो वो दोनों triangle congruent भी होंगे। मतलब कहने का मतलब यह है कि कन्वर्स भी ट्रू होता है। कॉन्ग्रुएंट मतलब तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स इक्वल, तीनों साइड्स एंड तीनों एंगल्स इक्वल मतलब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बाद क्या है। स्टेटमेंट यहाँ पे देखो, क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से सॉल्व करना है, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कहता है टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर साइड्स आर अनइक्वल। अरे भाई ये तो गलत ही हो गया, स्टेटमेंट 1 तो गलत है। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन दे विल कोइंसाइड, बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। देखिए भाई कोइंसाइड तो करेगा, एक के ऊपर दूसरा रखोगे तो बिल्कुल छुप जाएगा, दैट इज सुपर इम्पोज, है ना। चलो सॉल्यूशन आपको ऑलरेडी पता है कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल का क्या मतलब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग और समराइज करते हैं। तो वही सारी बातें जो अभी मैंने बताई कि अगर मैं कहूं कि दो ट्रायंगल्स लूं और दो ट्रायंगल्स एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर जाएं तो आपके दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, नीचे वाला ट्रायंगल छुप जाए। कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू कि अगर दो ट्रायंगल्स, अगर तीन साइड्स और तीन एंगल्स इक्वल हैं तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो तीन साइड्स और तीनों एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, चलो अब नोटेशन ऑफ द कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे इसमें बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। तो ध्यान से एग्जाम में सही नोटेशन लगाना, नहीं तो उसके मार्क्स कट जाएंगे, है ना। चलिए नोटेशन क्या होता है कॉन्ग्रुएंसी का हम यहाँ पे देख लेते हैं। अर्लीस्ट ये वाला सिंबल था, मॉडर्न सिंबल जो है वो ये वाला है ना, जिसको हम यूज करते हैं। आपने कई सारी बुक्स में भी देखा होगा, ऐसा ट्रायंगल लगा होता है, ऐसा। ठीक है, दिस इज द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ध्यान से यही सिंबल लगाना है, ये नहीं कि ऐसे लगा दिया, ऐसे लगा दिया, नहीं, बिल्कुल करेक्ट सिंबल लगाना है। ऐसे लगा दिया गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, नोटेशन ध्यान से देख लो। चलो जी, तो अगर कभी कहा जाए कि ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF तो हम उसको कैसे लिखेंगे? ट्रायंगल ABC एंड सिंबल कॉन्ग्रुएंसी का एंड ट्रायंगल DEF, दैट्स इट। पूरा स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये सिंबल से पूरा का पूरा काम बन जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ साथ। आप कहता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होता है। मेरे बहुत बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है, मैं जानती हूँ, क्योंकि हमेशा बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। जब भी मैं इनका शॉर्ट फॉर्म बताती हूँ तो बच्चे कहते हैं मैम इसका मतलब बताओ, मैम इसका मीनिंग बताओ। तो आज मैं आपको पूरा लॉन्ग फॉर्म से शॉर्ट फॉर्म पे लेके जाऊंगी। तो एक्चुअल में ये जो लिखा है दिस इज कॉल्ड द CPCT, जिसका नाम आपने सुना भी होगा। एंड जब भी मैं लिख देती हूँ ना खाली बाय CPCT, बच्चे कहते हैं मैम ये CPCT क्या है? CPCT होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, दिस इज द फुल फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म इज CPCT। इतना बड़ा कहाँ कहाँ लिखते घूमेंगे, तो इसीलिए हम उसको CPCT लिख देते हैं खाली। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में थोड़ा अच्छे से समझते हैं, क्योंकि इसमें मैक्सिमम बच्चों को प्रॉब्लम होता है, आई नो। ठीक है, तो अभी क्या कहता है, अगर ABC and ADC आर एग्जैक्टली सुपर इम्पोज टू ईच अदर। ठीक है, ABC एंड ADC, अभी ये काइट है, अभी काइट के दो ट्रायंगल बनते हैं। अगर मैं डायगोनल बना दूं, अगर ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर जाए तो ये दोनों ट्रायंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो दोनों, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वर्टिसेस, साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द एनी टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स? क्या रिलेशन होगा अगर मैंने ये तुमसे कह दिया कि ABC ADC के कॉन्ग्रुएंट है? तो भाई सिंपल फंडा है कि उनकी साइड्स इक्वल होंगे और उनके एंगल्स इक्वल होंगे। भाई यही तो रिलेशन होगा उनकी साइड्स और एंगल्स में। अभी तक जो पढ़ा के आई उसके अकॉर्डिंग तो यही है ना, है ना। तो बस यही आंसर है। ठीक है, अगर मैंने कहा कि ABC और ADC कॉन्ग्रुएंट हैं, दैट मीन्स उनकी साइड्स रिस्पेक्टिव टू द अदर साइड्स आर इक्वल एंड उनके एंगल्स रिस्पेक्टिव टू द अदर एंगल्स आर इक्वल। दैट इज द फुल, दैट इज द CPCT, दैट इज करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, तो अगर मैंने कहा ABC ADC के कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब अगर मैं डायग्राम से आपको बताने की कोशिश करूं तो इसकी जो AB साइड है वो AD साइड के इक्वल है। आप यहां पे देख सकते हो AD इज इक्वल टू AB, सॉरी, इसका जो BC साइड है वो DC साइड के इक्वल है, और इसका जो AC साइड है वो AC साइड के इक्वल है, क्योंकि वो तो कॉमन ही होगी, है ना। तो ये होता है इनका करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, अगर मैं साइड के रिस्पेक्ट में देखूं। अब मैं अगर इनके एंगल्स के रिस्पेक्ट में देखती हूं
तो ये जो पहली पोजीशन पे एंगल ए लिखा है वो दूसरे में भी पहली पोजीशन के एंगल ए के इक्वल होगा। जो मिडिल में बी लिखा है वो दूसरे में मिडिल के इक्वल होगा, दैट इज डी। और जो सी लिखा है ये सी के इक्वल होगा। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इतना वाला एंगल, क्योंकि दो ट्राइंगल्स ऐसे बने हुए हैं, आपको ऑलरेडी सुपर इम्पोज करके दिख रहे हैं, आपको मैं यहां बना देती हूं सो दैट यहाँ पे कोई कंफ्यूजन ना हो आपके लिए। ये ए है, ये आपका डी है और ये आपका सी है। तो बेटा ये ए वाला एंगल इस ए एंगल के इक्वल होगा, ये डी एंगल इस बी एंगल के इक्वल होगा और ये सी एंगल इस सी एंगल के इक्वल होगा। ये साइड इसके इक्वल होगी, ये साइड इसके इक्वल होगी और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी एक्चुअल में। तो अगर दो ट्रायंगल्स मैंने कॉन्ग्रुएंट बोले हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। दिस इज द सीपीसीटी जो अब तक हम बताते आए हैं ना आपको कि कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, उसी को नाम दे दिया गया है दैट करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, डन, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए विद दिस लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स अगर मैं कहते हैं, अभी यहाँ पे देखो कुछ ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स मैंने लिए हैं। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि क्या ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज करेंगे। अगर मैं इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल की बात करूं, ABC और XYZ की बात करूं, क्या ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट बनेंगे? कहां से लग रहे हैं? नहीं ना, है ना। तो the given triangle ABC and XYZ are congruent to each other, then also they are not superimposing exactly over each other when AB is kept along ZY such that A coincide with Z। अगर मैं ऐसे ही चेक करने की कोशिश करूं, मैं कुछ भी चेंज ना करूं, तो कोई भी साइड किसी साइड को सुपर इम्पोज नहीं कर रही है। अगर मैं ऐसे ही इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के ऊपर लगा दूं और फिर भी मैं अगर आपसे कह रही हूं कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, अगर मैं इसके बावजूद भी आपसे कह रही हूं कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा कि, देखो मैं आपको बताती हूं हमें क्या करना पड़ेगा। हमें ट्राइंगल को रोटेट करना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि जो शेप ऐसे दी है उसको उठा के दूसरे के ऊपर एज इट इज रखना है, आपको उसके करस्पॉन्डिंग साइड ढूंढनी है जो उसके इक्वल हो। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने उस दूसरे ट्राइंगल को घुमा के इसके ऊपर ऐसे यहां पे लगा दिया। ठीक है, अब देखिए ये वाली साइड इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर गई और अब मैं इसको भी रोटेट करके नीचे की तरफ लेके आऊंगी। तो देखिए दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर गए। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि भाई कोई दोनों शेप ही अलग दिख रही हैं, कोई ट्राइंगल उल्टा बना है कोई ट्राइंगल सीधा बना है, तो आप देख के कह दो नहीं मैम ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। ऐसा नहीं होता, आपको चेक करना पड़ेगा कि कहीं इसकी कोई भी साइड दूसरे ट्राइंगल की किसी साइड के इक्वल तो नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि एज इट इज उठा के सुपर इम्पोज कराना, यू कैन रोटेट द ट्राइंगल ऑल्सो। आप उसके करस्पॉन्डिंग साइड ढूंढो जो उसके इक्वल है। ठीक है, अभी देखो सुपर इम्पोज कर रहे हैं और दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अभी क्या कह रहा है देखो, इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन ईच वर्टेक्स ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल करस्पॉन्ड्स टू एग्जैक्टली वन वर्टेक्स ऑफ द सेकेंड ट्राइंगल। वही बात कह रहा है कि अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनकी हर एक तीन वर्टेक्स दूसरे ट्राइंगल की तीन वर्टेक्स से सुपर इम्पोज करेगी, एग्जैक्टली कवर करेगी, है ना। और आगे क्या कहते हैं देख रहे हैं हम यहाँ पे, टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स विल एग्जैक्टली सुपर इम्पोज over each other if and only if corresponding parts of the two given congruent triangles are kept together। वही बात है कि अगर मैं इसकी तीनों साइड्स को दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड्स के साथ रख दूं जो उसके इक्वल है तो वो सुपर इम्पोज कर जाएगा और वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। मैंडेटरी कंडीशन, करेक्ट पॉइंट ढूंढना है, करेक्ट वर्टेक्स ढूंढनी है, करेक्ट साइड ढूंढनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि यहाँ पे कौन किसके कॉन्ग्रुएंट है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए A X के साथ कोइंसाइड कर गया, Z C के साथ और Y B के साथ, तो इनके एंगल्स भी, जो आपका Y एंगल है वो आपके B एंगल के इक्वल होगा, जो आपका X एंगल है वो आपके A एंगल के इक्वल होगा, जो आपका Z एंगल है वो आपके C एंगल के इक्वल होगा। ये कंडीशन होगी। अब कहीं आप पहले ट्राइंगल का एक्स एंगल उठा के दूसरे ट्राइंगल के बी एंगल से मैच कराओगे तो नहीं होगा। ठीक है, अनटिल अनलेस वो दोनों एंगल सेम ना हो। ठीक है, तो हमें एग्जैक्ट उनका करस्पॉन्डिंग पार्ट ढूंढना है। ठीक है, यही आपका करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कहता है। चलिए अभी क्या कहते हैं कि अगर ABC XYZ के कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। इसको बहुत ध्यान से समझना।
अभी मैंने कहा कि अगर ABC, तो इसकी जो AB साइड है वो XY साइड के इक्वल होगी। पार्ट्स का बहुत ध्यान रखना है, जो जिसके साथ लिखा है, करस्पॉन्ड्स में लिखा है, वही उसके इक्वल आएगा। इसकी BC साइड सेकेंड एंड थर्ड, इसकी YZ साइड सेकेंड एंड थर्ड के इक्वल होगी। इसकी AC साइड फर्स्ट एंड थर्ड, इसकी XZ साइड फर्स्ट एंड थर्ड के इक्वल होगी। ठीक है, जो जैसा लिखा है उसी ऑर्डर में उठाना है। ऑर्डर गलत करोगे क्वेश्चन गलत होगा। ठीक है, साथ में एंगल्स का भी यही काम है, एंगल्स का भी यही काम है। मैं आपको यहां दिखाती हूं, जो पहली पोजीशन पे एंगल है वो पहली पोजीशन के एंगल के इक्वल होगा, बी मिडिल वाला मिडिल के इक्वल, लास्ट वाला लास्ट के इक्वल। यही होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, तो देखिए AB XY के इक्वल, BC YZ और CA XZ के इक्वल, B एंगल Y के इक्वल, C एंगल Z के इक्वल एंड A एंगल X के इक्वल। फुल नेम दे दिया है बस यहाँ पे। अच्छा, अभी करेक्ट नोटेशन बहुत ध्यान से देखना। ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू XYZ, जो जिसके इक्वल है उसके करस्पॉन्ड में वही आएगा। क्योंकि AB XY के इक्वल है तो AB के करस्पॉन्ड में XY आएगी। BC YZ के इक्वल है तो BC के करस्पॉन्ड में YZ आएगा। CA ZX के इक्वल है तो CA के करस्पॉन्ड में ZX आएगा। और सेम एज एंगल्स के साथ भी होगा। अब अगर मैं इनका ऑर्डर बदलना चाहती हूं, अगर मैं चाहती हूं, मैं नहीं चाहती कि ABC लिखूं, मैं चाहती हूं कि मैं मैं चाहती हूं कि मैं BAC लिखूं, तो जो मिडिल वाला B के करस्पॉन्ड में Y है वो अपनी पोजीशन बदल देगा। तो B के करस्पॉन्ड में हमेशा Y ही रहेगा क्योंकि उसका एंगल Y एंगल के इक्वल है। A के करस्पॉन्ड में हमेशा X ही रहेगा और C के करस्पॉन्ड में हमेशा Z ही रहेगा। इसके अलावा चाहे आप AC भी करो, ऑर्डर कुछ भी बदलो, अगर आपने इधर ऑर्डर बदला तो इधर भी ऑर्डर चेंज होगा। जो एंगल जिसके इक्वल है उसके करस्पॉन्ड में वही एंगल आएगा, जो साइड जिसके इक्वल है उसके करस्पॉन्ड में वही साइड आएगी। गलत नोटेशन ये देखिए आप, ABC YXZ, यहाँ पे AB YX के इक्वल आ रहा है जबकि AB YX के इक्वल है। ठीक है, BC XZ के इक्वल आ रहा है, BC जबकि YZ के इक्वल है। गलत हो गया। ऐसे ही ये सारे नोटेशन गलत है। नोटेशन गलत हुआ, अगर आपने गलत ट्रायंगल का ऑर्डर लिखा तो आपका क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसी पे बेस्ड पूरा चैप्टर है। ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान से ये चीज ऑब्जर्व करनी है, जो साइड जिसके इक्वल है उसके करस्पॉन्ड में वही साइड आएगी, जो एंगल जिसके इक्वल है उसके करस्पॉन्ड में वही एंगल आएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ तक की बात आई होप सो सबको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो वही बात है कि अगर ABC ADC के कॉन्ग्रुएंट हैं, जो अभी हमने एग्जाम्पल लिया था स्टार्टिंग में, तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, A करस्पॉन्ड्स टू A, B करस्पॉन्ड्स टू D, C करस्पॉन्ड्स टू C, तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था इसके बारे में। चलो जी, अभी एक क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं कौन सॉल्व करके दिखाएगा इसको। क्या क्वेश्चन कहता है बच्चे कि कंसीडर टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABC एंड EFG, व्हाट विल बी द अदर करेक्ट ऑर्डर टू राइट कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्रायंगल। इनमें से कहता कि कौन सा करेक्ट ऑर्डर होगा। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। कहता कि ABC और आपसे कह रहा है कि EFG, एक ऑर्डर तो वो दे रखा है उसने, कहता दूसरा ऑर्डर बताओ। ऑर्डर तो आप बदल सकते हो ना, किसी एक की भी पोजीशन बदल दो तो दूसरे में भी बदल जाएगा। तो अभी देखिए हम यहाँ पे चेक करते हैं। ए एंगल पहले तो आप लिख लो, आप लिखो जो जिसके इक्वल है। तो हमें ऑलरेडी पता है कि ए एंगल जी एंगल के इक्वल है, बी एंगल एफ एंगल के इक्वल है और सी एंगल जी एंगल के इक्वल है। ए एंगल ई एंगल के इक्वल है, सॉरी, ए एंगल ई इक्वल के एंगल के इक्वल है और सी एंगल जी एंगल के इक्वल है। अब आप इन ऑर्डर्स में चेक करो कि ये रूल कहाँ कहाँ फुलफिल हो रहा है। तो अगर मैं बात करूं ए एंगल ई के इक्वल, ए ई के करस्पॉन्ड इसमें तो आ ही नहीं रहा, इसमें आ रहा है देखो। बी एंगल एफ के इक्वल इसमें भी आ रहा है, सी एंगल जी के इक्वल इसमें भी आ रहा है। ठीक है, अब हम साइड्स को भी चेक करेंगे। क्या बी सी साइड जी एफ साइड के इक्वल है? बी सी साइड जी एफ साइड के इक्वल है, बिल्कुल है। क्या बी ए साइड ई एफ साइड के इक्वल है? क्या बी ए साइड ई एफ साइड के इक्वल है? देखिए बिल्कुल है। क्या C
CA साइड GE साइड के इक्वल है? क्या CA साइड GE साइड के इक्वल है? बिल्कुल है। दैट मीन्स B इज द करेक्ट ऑप्शन। आप ऊपर वाला ऑर्डर भी चेक कर सकते हो, है ना, बट मैं चाह रही थी कि मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करूं, उसमें भी ऑर्डर रिप्लेस करके आप आंसर कर सकते हो। दैट इज ऑल्सो अ नाइस मेथड, बट हमें क्वेश्चन डायग्राम से समझना ज़्यादा ज़रूरी है। सोल्यूशन यू कैन चेक, करस्पॉन्ड वाला पार्ट आ गया, कुछ और नहीं है। समरी वही सिंपल सी समराइज कर दिया है यहाँ पे कि अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हमेशा इक्वल होंगे। मैं एक लाइन में आपको पूरी बात बता देती हूँ। अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स दूसरे ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल होंगे, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स दूसरे ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल होंगी। दैट्स इट। ठीक है, चलिए जी, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, भाई एक ट्राइंगल में दूसरे ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें टोटल 6 चीजें चेक करनी पड़ती हैं। फिर इस चैप्टर को पढ़ने का क्या फायदा है? सिर्फ ये बताने के लिए कि दोनों ट्राइंगल्स का शेप और साइज सेम है। तो इसका भी एक नया तरीका निकाला गया कि आप 6 की 6 चीजें मत निकालो, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा पार्ट हो जाएगा। तो फिर हम कॉन्ग्रुएंसी को यूज कहाँ करेंगे? तो इसीलिए कहा गया कि आप कुछ एक ऑर्डर में कुछ स्पेसिफिक चीजों को मैच कराओ जिनसे आप ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करो। तो वही मैं अब आपको बताने वाली हूँ, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का मतलब आपको अब तक पता चल चुका है कि दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करेंगे, करस्पॉन्डिंग 3 साइड्स इक्वल, करस्पॉन्डिंग 3 एंगल्स इक्वल। ठीक है, अब देखते हैं फर्स्ट केस, पहला केस कंसीडर करते हैं। सबसे पहले ध्यान से सुनना, अगर मैंने तुमसे कहा कि दो ट्राइंगल्स हैं और पहले ट्राइंगल की AB साइड दूसरे ट्राइंगल की PQ साइड के इक्वल है, दैट इज 3 सेंटीमीटर। ठीक है, दो ट्राइंगल्स यहाँ बनाए, पहले ट्राइंगल की AB साइड दूसरे ट्राइंगल की PQ साइड के इक्वल है, द अदर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट इक्वल। तो क्या आप कह पाओगे कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है? कैसे कह देंगे भाई? एक ट्राइंगल बड़ा हो सकता है, एक ट्राइंगल छोटा हो सकता है, नहीं कह सकते। ठीक है, ठीक है। अभी अगर मैंने कहा कि अगर AB PQ के इक्वल है और उनकी बाकी की करस्पॉन्डिंग साइड्स भी आपस में इक्वल है, तो बिल्कुल दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी यहां पे कह रहा है कि अगर सिर्फ और सिर्फ एक साइड मैंने बोल दी और मैंने बोला कि बताओ कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो बिल्कुल नहीं, एक साइड के बेस पे आप नहीं कह सकते। अगर मैंने कहा कि एक साइड तो इक्वल है ही है और बाकी की दो करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हो गई, तो क्या दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे? बिल्कुल होंगे। ठीक है, तो कहता है इक्वलिटी ऑफ वन पैरामीटर इज नॉट सफिशिएंट, सिर्फ एक की इक्वलिटी सफिशिएंट नहीं है बताने के लिए दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे या नहीं। तो हमें कम से कम 3 चीजें मैच करनी चाहिए, 3 थिंग्स, 3 चीजें मैच करनी चाहिए, तभी आप बता सकते हो कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं। ठीक है, 3 चीजें पता हो तभी आप दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैंने तुमसे कहा कि दो ट्राइंगल हैं, उनमें से 2 साइड्स इक्वल हैं और दो मतलब एक साइड, एक पहले ट्राइंगल की एक साइड दूसरे ट्राइंगल की एक साइड के इक्वल है और एक एंगल इक्वल है, मतलब एक साइड इक्वल है और एक एंगल इक्वल है। इस बार 2 चीजें दी गई हैं, पिछली बार एक ही चीज दी गई थी। तो क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं? कैसे कह सकते हो? नहीं कह सकते, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे अगर सिर्फ 2 चीजें दी जाएं। यू कैन चेक, यहाँ पे देख सकते हो, ये छोटा ट्राइंगल, ये बड़ा ट्राइंगल। वहीं पे अगर मैं तुमसे कह दूं कि उनके एक और साइड, मतलब ये जो AC साइड है ये PR साइड के इक्वल हो जाए, तो ये दोनों ट्राइंगल मेरे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। आप चेक कर सकते हो, ABC PQR के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमें मिनिमम 3 चीजें चाहिए टू चेक कि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे या नहीं, और वो 3 चीजें भी एक स्पेसिफिक ऑर्डर में जरूरी हैं। वो स्पेसिफिक ऑर्डर से बन गए कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरियाज, और वही क्राइटेरियाज अब मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरियाज के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके पास 2 ट्राइंगल्स दे रखे हैं और आपसे कह रहा है कि क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, और कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है ये भी अब हम क्राइटेरिया के साथ डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में क्राइटेरियाज कौन कौन से हैं।
अगर मैं कहूं कि एक साइड की ये साइड जो पीछे एग्जांपल लिया था इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, तो यहाँ पे साइड एंगल साइड, या फिर ऐसे चलो साइड एंगल साइड। तो जो पहला क्राइटेरिया आपका है वो SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया है, जो कि ये कहता है कि अगर दो ट्राइंगल्स मैंने चूज करे, उनकी कोई भी दो साइड्स दूसरे ट्राइंगल की दो साइड्स के इक्वल हो और दोनों साइड्स को मिलाने वाला एंगल, उनका इंक्लूडेड एंगल दूसरे ट्राइंगल के इंक्लूडेड एंगल के इक्वल हो, तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। और यही क्राइटेरिया है SAS, साइड एंगल साइड। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्राइटेरिया है SSS। अगर दो ट्राइंगल्स की तीन साइड, मतलब पहले ट्राइंगल की तीन साइड दूसरे ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग थ्री साइड्स के इक्वल हो, तो वो दोनों ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। दिस इज साइड साइड साइड, सिंपल, तीन साइड्स दूसरे ट्राइंगल की तीन साइड्स के इक्वल है। ठीक है, दिस इज द सेकेंड क्राइटेरिया। ठीक है, पहले ट्राइंगल की तीन साइड दूसरे ट्राइंगल की तीन साइड्स के इक्वल हो गई। ठीक है, नेक्स्ट वन ASA, एंगल साइड एंगल। नाम से समझते चलो, बहुत ही आसान हो जाएगा। एंगल साइड एंगल मतलब पहले ट्राइंगल के दो एंगल और एक साइड, और वो जो साइड है वो दोनों एंगल्स के बीच वाली साइड। तो पहले ट्राइंगल के दो एंगल और दूसरे ट्राइंगल के भी दो एंगल आपस में इक्वल है। देखो ये 30, ये 30, ये 60, ये 60, और उनके बीच वाली साइड आपस में इक्वल हो जाए, दोनों एंगल्स को जोड़ने वाली साइड अगर आपस में इक्वल हो जाए, तो वहां पे लगता है ASA कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, एंगल साइड एंगल। ठीक है, नाम से सब कुछ चल रहा है, नाम के बेसिस पे है सब कुछ, बस नाम अगर समझ लोगे तो कर लोगे। AAS, एंगल एंगल साइड, पिछला था ASA जिसमें साइड दोनों एंगल्स के बीच वाली होनी चाहिए। ये वाला है AAS, दो एंगल और कोई तीसरी साइड। ठीक है, दोनों में डिफरेंस, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन AAS एंड ASA? नाम से पता चलता है, एंगल एंगल साइड, दो एंगल्स और कोई तीसरी साइड, एंगल साइड एंगल, दोनों एंगल्स के बीच वाली साइड। ठीक है, तो जब आप ट्राइंगल्स को चूज करोगे, वहां क्राइटेरिया लगाओगे, तो ये चीज बस आपको चेक करनी है कि एक्चुअल में जो साइड आप ले रहे हो वो दोनों एंगल्स के बीच वाली है। दोनों एंगल्स के बीच वाली का मतलब होता है ये वाली, ये दोनों एंगल और ये साइड। और अगर मैं तुमसे कहूं ये एंगल और ये साइड, तो यहां पे AAS लगेगा। अगर वहां पे ये वाली साइड होती तो ASA लगता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। अभी यहां पे देखिए दो ट्राइंगल्स आ गए और नेक्स्ट क्राइटेरिया की बात करने वाले हैं हम। दिस इज द फिफ्थ क्राइटेरिया। क्या होता है ये क्राइटेरिया? सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में लगता है। अब तक जो क्राइटेरिया हमने पढ़े यू कैन अप्लाई इन एनी ट्राइंगल, बट दिस क्राइटेरिया इज एप्लीकेबल ओनली इन राइट एंगल ट्राइंगल। अगर मैं दो राइट एंगल ट्राइंगल चूज करूं और मैं बोलूं कि उनके हाइपोटेनस आपस में इक्वल हैं और उनकी कोई करस्पॉन्डिंग साइड्स, उनकी कोई एक साइड दूसरे ट्राइंगल के इक्वल है, मतलब ये क्राइटेरिया राइट एंगल में लगता है, तो उनका एंगल 90 डिग्री तो होना जरूरी है क्योंकि वो राइट एंगल है। तो बस आपको दो चीज चेक करनी है, एक हाइपोटेनस इक्वल हो और तीसरी चीज चेक करनी है कि उनकी कोई भी एक साइड आपस में इक्वल हो, तो हो जाएंगे दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, RHS। दो राइट एंगल ट्राइंगल में लगेगा, हाइपोटेनस इक्वल हो मैंडेटरी है, और कोई एक साइड दूसरे ट्राइंगल की किसी एक साइड के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया आपका फिफ्थ क्राइटेरिया। तो अभी सारे क्राइटेरियाज को यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखाती हूँ, आपको आगे दिखाती हूँ। देखिए पहले तो कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर सबको एक बार मैं लिख के बताती हूँ। तो इनमें से कौन सा क्राइटेरिया है? SSS तो क्राइटेरिया है, SAS भी क्राइटेरिया है, ASA भी क्राइटेरिया है, AAA क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि तीन एंगल्स के बेसिस पे आप सिर्फ शेप डिफाइन कर सकते हो, साइज नहीं। और कॉन्ग्रुएंसी में साइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है शेप के साथ साथ, तो इसीलिए दिस इज नॉट द क्राइटेरिया। यस, डी इज द राइट आंसर। चलिए यू कैन चेक द सोल्यूशन। आपको पता है कि क्या क्या क्राइटेरियाज हैं, AAA तो क्राइटेरिया में आता ही नहीं है ना। चलो भाई एक बार समराइज करते हैं और बहुत ध्यान से समझना, आपको सारे पार्ट समझ में आएंगे। तो सबसे पहला क्राइटेरिया क्या कहता है, अगर मैं यहाँ पे आपको साथ साथ बना के भी चलती हूँ जिससे कि आपको ईजी होगा। ठीक है, कहता है SAS क्राइटेरिया। SAS क्राइटेरिया क्या कहता है कि अगर दो ट्राइंगल्स मैंने चूज करे,
पूरा एक्सप्लेन करते चलती हूँ साथ में, आप ध्यान से सुनना। अगर किसी एक ट्राइंगल की एक साइड दूसरी की एक साइड के इक्वल है, दूसरी साइड इसकी दूसरी साइड के इक्वल है, और इसका एक एंगल इसके दूसरे एंगल के इक्वल है, तो यहां पे लगता है साइड एंगल साइड, और ऑर्डर वही जो जिसके इक्वल है वो उसके करस्पॉन्ड में आएगा। ABC विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR. करस्पॉन्डिंग पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। AB is equals to PQ, BC is equals to QR, और B एंगल is equals to Q एंगल। अब इससे बेनिफिट क्या होगा? आपने तीन चीज से दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट किया। कन्वर्स ऑफ अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे, तो बचे हुए तीन पार्ट खुद ब खुद इक्वल आ जाएंगे CPCT से। तीन चीजों से आप ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करो, रिमेनिंग थ्री पार्ट्स यू कैन से दैट रिमेनिंग थ्री पार्ट्स आर आल्सो इक्वल, दैट मींस बाय यूजिंग द CPCT। तो अभी यहाँ पे इसका जो AC है वो PR के इक्वल आ जाएगा CPCT से, A एंगल P एंगल के इक्वल आ जाएगा CPCT से, C एंगल R एंगल के इक्वल आ जाएगा CPCT से। तो आपको क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंसी करने के लिए तीन चीजें मैच करानी है in the given order, and remaining three things will be equal by using the CPCT, by using the corresponding parts of congruent triangles। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्राइटेरिया SAS के बाद नेक्स्ट क्राइटेरिया है SSS। दो ट्राइंगल्स की तीन साइड्स अगर इक्वल हो गई तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये तो बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्राइटेरिया इज ASA, दो एंगल्स और उनका इंक्लूडेड साइड, अभी बताया था तो ASA लग जाएगा। AS, दो एंगल्स और कोई तीसरी साइड, ठीक है, AS लग जाएगा। एंड RHS, राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हाइपोटेन्यूज इक्वल हो गया और कोई एक साइड इक्वल हो गई तो वो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो दीज आर द 5 क्राइटेरियाज। इनमें से कोई भी क्राइटेरिया आपके क्वेश्चन में जो डेटा गिवन है उस पे लग जाएगा और आप उसके बेसिस पे ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दोगे, एंड करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से उनके रिमेनिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप यहां तक की बात सबको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ठीक है। ऑल द 5 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया कंसिस्ट ऑफ 3 इक्वल करस्पॉन्डिंग पार्ट्स टू द 2 ट्राइंगल। 3 इक्वल करस्पॉन्डिंग पार्ट्स पे मैटर करते, डिपेंड करते हैं। ठीक है, चलो तो ये हमारा आज का सेशन का लास्ट पार्ट था और आज का सेशन हम इसी के साथ खत्म करते हैं और नेक्स्ट सेशन में हम जल्दी मिलेंगे जिसमें मैं आपको खूब सारे क्वेश्चंस कराऊंगी इस पे बेस्ड, है ना। सो आज के लिए इतना ही, और अभी तक अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एम्बाइब की ऐप डाउनलोड नहीं किया तो उसको डाउनलोड कर लो, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द सेशन एंड सब्सक्राइब द चैनल। अंटिल देन कीप इम्बाइबिंग। Keep imbibing. We believe in you.